हेलो बच्चों, मैं संजय मिश्रा आज आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय मिश्रा मैथ में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 की फिजिक्स स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो क्लास 12 की फिजिक्स समझ लीजिए कि दो पार्ट में है। पहला पार्ट हमारा होगा इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। पहला पार्ट होगा इलेक्ट्रिसिटी का यानी स्थिर वैद्युतिकी का। ये वीडियो खासकर यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए बनाई जाती है क्योंकि हम हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं। उसके बाद आप समझ लीजिए कि यदि आप अपने मैनेज कर सकें तो नीट जेई बीएचयू लेवल के क्वेश्चन भी हम कराते हैं। कॉन्सेप्ट वगैरह बहुत डीपली बताया जाता है। तो यदि आप यूपी बोर्ड का क्लास पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर करें, लाइक करें, एज योर विश। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा पहला लेसन है उसका नाम है वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। कभी कभी आपको वैद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम किसी बुकों में मिल जाएगा लिखा, ठीक है। तो उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, देखेंगे हम इसमें वैद्युत आवेश पढ़ेंगे तो वैद्युत क्षेत्र हर हाल में पढ़ा जाएगा। तो वैद्युत आवेश होता क्या है? वास्तव में वैद्युत आवेश किसी न किसी यानी हर एक पदार्थ में हो सकता है। आवेश हर एक पदार्थ को किया जा सकता है क्योंकि आवेश जो होता है एक क्वालिटी है, एक गुण है। किसी भी पदार्थ का क्या है? एक गुण है। यानी किसी भी पदार्थ का एक मौलिक गुण है। जो आवेश होता है किसी पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है, चाहे वो चालक हो या कुचालक हो। फर्क कितना है? चालक रहेगा तो उसमें आवेश चलते रहेंगे, गति करते रहेंगे। कुचालक रहेगा तो स्थिर रहेगा आवेश, ठीक। तो अपना हेडिंग होगा, सबसे पहले क्या होगा? वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। हेडिंग लगा लीजिए। चलिए लिखिए वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश पदार्थ का मौलिक गुण है जिसके कारण वह किसी हल्के पदार्थ। अब हल्के पदार्थ मतलब क्या हो गया? जिससे मान लीजिए कागज के छोटे छोटे टुकड़े हों, तिनके वगैरह हों, खरपतवार हों, इन सबको क्या करता है? हल्के पदार्थ मतलब कागज के टुकड़े। कागज के कैसे टुकड़े होंगे? छोटे टुकड़े, छोटे टुकड़े। तो वैद्युत आवेश पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वह किसी हल्के पदार्थ या कागज के छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक। वैद्युत आवेश कहलाता है या आवेश कहलाता है, बात एक ही है। आवेश कहलाता है मतलब किसी भी पदार्थ का एक क्वालिटी होता है, एक गुण होता है जिसके कारण वो किसी अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब ये गुण आता कहाँ से है, ठीक। तो अब इसमें लिखिए जब किन्हीं दो हल्के वस्तुओं को या जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं या घर्षण कराते हैं, रगड़ते हैं, तो उनमें किन्हीं हल्के वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है जिससे वह आवेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जिससे वह आवेश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आवेश कहलाते हैं। तो जब किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें किन्हीं हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आता है जिसके कारण वो क्या कहलाते हैं? आवेश कहलाते हैं, ठीक। अब इसका हम लोग एक छोटा डिफिनेशन और लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युतमय अथवा चुंबकीयमय हो जाते हैं या वैद्युतमय का गुण प्रदर्शित करते हैं
या वैद्युतमय की प्रॉपर्टी उसमें आती है, इन्हें क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। तो केवल समझने में अंतर है, मतलब इसके तरीके अलग अलग हैं, इसको अलग अलग तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब वो मतलब सिर्फ इतना ही है कि किसी भी पदार्थ का एक क्वालिटी होता है, एक प्रॉपर्टी होता है, एक गुण होता है, जिसके कारण ये क्या करते हैं कि हल्के हल्के छोटे छोटे नन्हे नन्हे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक, इन्हें क्या कहते हैं, इसी के कारण ये वस्तु क्या कहलाती हैं, वैद्युत आवेश कहलाते हैं। क्लियर। चलिए अब इसमें लिखेंगे वैद्युत आवेश एक अदिश राशि। चलिए इनकी कुछ हम प्रॉपर्टी लिख देते हैं वैद्युत आवेश के यहाँ पर, तो नोट कर लिया इतना, ओके। चलिए नीचे लिखिए, वैद्युत आवेश को Q से लिखते हैं या प्रदर्शित करते हैं। किससे लिखते हैं, Q से लिखते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज के जो मतलब संकेत होगा वो क्या होगा, Q होगा। दूसरी बात, यह एक अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि। कैसी राशि, अदिश राशि। मतलब ये इसमें कोई दिशा नहीं होता है, केवल मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा और कोई दिशा नहीं। जैसे मान लीजिए हमने कहा इन दोनों वस्तुओं को आपस में घर्षण रगड़ रहे हैं। जैसे हमने रगड़ा, हमने ये देखा कि इसका कुछ द्रव्यमान निकल कर चला गया, तो हमने ये कहा कि इस पर आवेश आ गया। इस पर क्या आ गया, आवेश आ गया। अब वो आवेश कैसा आया, ये द्रव्यमान चला गया है तो धन आवेश, द्रव्यमान आ गया है तो ऋण आवेश होगा। ठीक है, तो मतलब इसमें कोई ये नहीं बताएंगे कि इसमें द्रव्यमान आया तो उसकी दिशा कितनी है, या द्रव्यमान गया तो उसकी दिशा कितनी है। ठीक है, तो इसीलिए ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है। दूसरी बात लिखेंगे, यदि मान लीजिए कोई चालक है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ये कोई चालक पदार्थ है। ठीक, अब हम कह दें कि ये इसमें प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या E हो, सॉरी N हो। कितने हो, N हो। तो इस पर कुल कितना आवेश होगा। तो यदि किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या N हो तो कितने हो, N हो तो उस पर आवेश, अब सूत्र क्या होगा, Q बराबर N इंटू ई। क्या होगा, Q बराबर N इंटू ई। अच्छा N क्या है, E क्या है, तो N जैसे मान लीजिए हमने इसको घर्षण कराया, रगड़ा, और हमने कहा कि इससे 1000 इलेक्ट्रॉन चले गए। कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 1000 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो जब 1000 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो N क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। और E क्या होगा, E ये होगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, जो कि एक मानक माना गया है। जो कि क्या माना गया है, एक मानक माना गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसी इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है, कूलाम होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होगा उसको इलेक्ट्रॉनों की संख्या से गुणा कर देंगे तो हमें वैद्युत आवेश मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन की मतलब इलेक्ट्रॉन होता कैसा है। तो इलेक्ट्रॉन सदैव ऋणात्मक होता है। अब ऋणात्मक होने का मतलब ये नहीं कि हम इसको ऋण आवेश लगा लेंगे, यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड परिमाण की बात की जा रही है। और N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यानी यदि किसी पदार्थ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दे, कह दें इसमें 3000 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, 5000 मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो बताइए इस पर कुल कितना आवेश है। हमने कहा आपको उठा के दीवार पर रगड़ा गया, आपको उठाकर दीवार पर रगड़ा गया, और रगड़ने के बाद पता लगा कि हमने कहा कि आपके जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 20,000 हो गई। आपने कहा नहीं सर हमें 50,000 चाहिए, आपको और 2-4 आदमी मिलकर रगड़वाया गया। ठीक, अब मान लीजिए आप पर 50,000 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो हमने पूछा कि आप पर कुल कितना आवेश आ गया, आप पर कुल कितना आवेश आया। तो उन आवेश को निकालने के लिए क्या करेंगे कि 50,000 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1.10⁻⁻19 बोला। अब 16 पंचे 80, 8.0 हो जाएगा, और 4 × 10⁻15 हो जाएगा, क्योंकि 4 जीरो इस -19 को ले डूबेंगे और -15 पे छोड़ देंगे। ठीक है, तो इतना हम कहेंगे, इतना कूलाम आप पर आवेश आ गया है। ठीक है, क्लियर, बोलो। ठीक, दूसरी बात क्या देखेंगे कि इसका जो मात्रक होता है
इसके हम मात्रक कई पदार्थ में लिख सकते हैं, कई तरह से लिखेंगे। तो पहले इतना बात क्लियर हुई, चलिए इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए, फास्ट नोट हो गया, नोट करिए। चलिए हेडिंग डालिए, वैद्युत आवेश के प्रकार। हेडिंग लगा लीजिए, वैद्युत आवेश के प्रकार, मतलब वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश के प्रकार। चलिए देखते हैं वैद्युत आवेश के प्रकार कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश के प्रकार। कितने प्रकार का वैद्युत आवेश होगा? वैद्युत आवेश तो जैसे मान लीजिए अब हमने दो वस्तु को घर्षण कराया आपस में, तो इसका द्रव्यमान निकल गया, हमने कहा ये धनावेशित हो गया, इसका द्रव्यमान आ गया तो हमने कहा ये ऋणावेशित हो गया। ठीक, तो द्रव्यमान तो आवेश तो दो ही प्रकार का हुआ। क्यों? क्योंकि जो द्रव्यमान होता है वो या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। तो ये द्रव्यमान घट रहा है तो हम कहेंगे धनावेशित हो रहा है, द्रव्यमान बढ़ रहा है तो ऋणावेशित हो गया। तो लिखिए आवेश दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। जो कि घर्षण द्वारा प्राप्त होने के बाद जो कि घर्षण के बाद प्राप्त होने के बाद, घर्षण के प्राप्त होने के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनात्मक तथा ऋणात्मक का नाम दिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने धनात्मक तथा ऋणात्मक का नाम दिया। धनात्मक तथा ऋणात्मक का नाम दिया। ठीक है, अब सुनिए, ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इन्होंने क्या किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया क्या कि ये एक बार पतंग उड़ा रहे थे। क्या कर रहे थे? थोड़ा हिस्ट्री आप लोग इसका सुनिएगा। एक बार पतंग उड़ा रहे थे। मान लीजिए कोई पतंग है, वास्तव में पतंग तो हम बना नहीं पाएंगे, जिसका आजकल भी कंपटीशन जो है वो अमेरिका में होता रहता है। तो मान लीजिए कोई पतंग है, इसकी ये सब डिजाइन वगैरह हैं, जो भी आप लोग डिजाइन पसंद करें बनाएं, आप बना लीजिएगा जो भी डिजाइन आपको पसंद हो। तो हुआ क्या कि एक बार पतंग उड़ा रहे थे और इन्होंने ये देखा कि बादल जब ऊपर कभी मौसम खराब होता है तो वो चमकते हैं, उसमें लाइट उत्पन्न होती है, बिजली उत्पन्न होती है। तो वो जो लाइट है, बिजली है, वो कहाँ से आती है? उन्होंने ये देखा कि क्या जो लाइट यहाँ पर चमकती है, झटका देती है, क्या लाइट ऊपर वाली जो चमकेगी वो भी झटका देती है? अब इसको इन्होंने चेक करना चाहा। इसको इन्होंने सोचा कि कैसे हम चेक करें। तो क्या किया, इन्होंने पतंग उड़ा रहे थे तो सोचे कि पतंग को इतने आसमान के बीच में तक उड़ाए और सोचे अभी हमें झटका लगेगा। जब जब मौसम खराब हो बेचारे दौड़ जाए लेकर पतंगपुर से और कहें आज हम पतंग उड़ाएंगे। पतंग उड़ाए और ये देखा गया कि जब बादल गरजे इनको झटका नहीं लगा, कोई झटका नहीं लगा। उसके बाद क्या किया, उन्होंने सोचा कि जो हम पतंग उड़ा रहे हैं वो लगभग कपड़े का बना होता है, बड़ा सा कपड़े का होता है, जो कि अमेरिका वगैरह में इसका कंपटीशन भी होता है। तो उन्होंने ये देखा कि झटका नहीं लगा। अच्छा, ये दुनिया का पहला आदमी ऐसा था जो लाइट के झटके के लिए परेशान था कि हमें लाइट का झटका लगे तब हम खुश हों।
ठीक। अच्छा, इनका मतलब क्या था, सिद्ध करना क्या था? वो ये सोचते थे कि जो लाइट यहाँ पर चमकती है, हमें झटका मारती है, क्या वो जो आसमानवा में लाइटें चमक रही है वो भी झटका मारती है? केवल यही चेक करना चाहते थे। अब जब पतंग उड़ाए, पता लगा इनको झटका नहीं लगा, दुखी हो गए, चले आए। फिर अगले दिन क्या सोचे कि फिर उसमें एक चाबी बांधी, पतंग में ऊपर चाबी बांधी। चाबी कैसी रही होगी? चालक रही होगी, कुछ कांपर वगैरह, तांबा पीतल कुछ भी बांध दिया जो चालक रहा होगा। अब इन्होंने देखा कि अभी हो सकता है हमारा जो कपड़ा रहा वो कुछ अलग रहा हो, लेकिन अब चालक बांध दिए। अब चालक बांधे फिर भी उन्हें झटका नहीं लगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब ये गए और रगड़ रहा था बादल, उसके बाद जब बिजली चमक भी रही थी और बारिश भी हो रही थी। और जब बारिश हुई और बिजली चमकी, पहले बारिश हो गई, उसके बाद फिर बिजली चमकी, फिर बारिश, फिर बिजली चमकी। अब ये पतंग उड़ाते रह गए। उसके बाद इनको बड़ा झटका, थोड़ा एहसास हुआ। ये दुनिया का पहला व्यक्ति हुआ जो पहली बार झटका लगने पर बहुत खुश हुआ। अब ये झटका क्यों लगा? झटका इसीलिए लगा क्योंकि पहले तो चाबी चालक थी, उसके बाद जो इनकी डोरी थी पतंग की, ये पूरी क्या हुई, बरसात से भीग चुकी थी। अब जब बरसात से भीग गई तो जाहिर सी बात है कि पानी की मात्रा आ गई, और पानी में, वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होने के कारण ही उसमें क्या करते हैं, आवेश चलते हैं, संचरित होते हैं, त्वरित करते हैं, गति करते हैं, दौड़ते हैं, ठीक, जो भी आप कह सकें। तो उसमें आवेश चलने लगा। अब आवेश जब चलने लगा तो क्या हुआ, इनको झटका लग गया। अब ये बहुत खुश हुए और इन्होंने ये देखा कि जो लाइट हमें यहां झटका मारती है वो वे लाइट चलेंगे तो वहां भी मारेगी। कब? जब चला जाएगा, ठीक है, जब चलेंगे तो वहां भी लाइट लगेगी। मतलब इनका एक टेंशन, तो वैसे मजाक के लिए कह रहा हूं, एक टेंशन तो खत्म हो गया कि हमें यहां से जब जाएंगे ऊपर स्वर्ग तो कनेक्शन नहीं करवाना पड़ेगा, वहां पर लाइट मिल जाएगी। इनका ये समझ लीजिए टेंशन दूर हो गई, टेंशन की कोई बात नहीं रह गई। उसके बाद इन्होंने ये सिद्ध किया कि आवेश जो होता है वो घर्षण के कारण ही पैदा होता है, घर्षण के कारण ही पैदा होता है। अब दिमाग में आया कि यदि किसी चीज में रगड़ा जाएगा तो द्रव्यमान इसका बढ़ भी सकता है, इसका घट भी सकता है। जैसे मान लीजिए कोई चाक लीजिए, अब चाक को इस पर बोर्ड पर रगड़ते हैं, जो पहले ब्लैक बोर्ड होता था या ग्रीन बोर्ड, तो क्या होता था, चाक के छोटे छोटे कण उसके बीच में रह जाते थे। तो मतलब क्या हुआ कि चाक का द्रव्यमान तो घट गया लेकिन बोर्डवा का द्रव्यमान बढ़ गया। जिसका द्रव्यमान घट गया उसने आवेश दे दिया है, तो हम कहेंगे ये भैया धनावेश हो गए, और जिसका द्रव्यमान बढ़ गया वो कहेंगे ऋणावेश हो गए। क्लियर? इतना क्लियर है सबको? ओके, चलिए इसके बारे में आगे लिखते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया कि आवेश घर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। मतलब आवेश सदैव, अभी आपको हम आगे पढ़ाया जाएगा, हो सकता है अगला लेक्चर हो, अगला क्लास हो, कि आवेश संरक्षण का नियम, इसमें यही बताया जाएगा आवेश अकेला, मतलब या तो धनावेश या तो ऋणावेश, ना उत्पन्न किया जाएगा ना नष्ट किया जा सकता है, लेकिन साथ में दोनों उत्पन्न हो तो दोनों उत्पन्न हो, वरना नष्ट हो तो दोनों नष्ट हो। ठीक है, ऐसा होगा। तो ये देखा जाएगा, जैसे मान लीजिए पूछा जाए कि कह रहे हैं कि कोई भैया शादी कर रहे हैं, तो वहां पर एक बात क्लियर है, अगर वो शादी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि दो लोग होंगे कन्फर्म है, कि कोई अकेले शादी करता है, हैं? अच्छा, कोई कह दे कि भैया हमारे यहाँ हमारे लड़का का बारात चलना है, तो हम क्या पूछेंगे कि भैया जहाँ शादी करो वो लड़की के घर चलना है। अरे मूर्ख, जब लड़के का बारात जाना है तो जाहिर सी बात है कि लड़की के यहाँ जाना होगा ना, है? या तो लड़की की जाती तब लड़के के यहाँ आती, ऐसा तो है कि लड़के की बारात जा रही है लड़के के यहाँ जाएगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। मतलब एक धनात्मक होगा तो एक वहां पर ऋणात्मक होना आवश्यक है और होगा ही होगा। ठीक, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया कि आवेश कितने प्रकार के, दो प्रकार के, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। ठीक, तो अपना हेडिंग क्या होगा, धनात्मक आवेश। कैसा आवेश? धनात्मक, लिख दीजिए पॉजिटिव चार्ज। ठीक, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज। लिखिए हेडिंग वाली, लिखिए जल्दी फास्ट। धनात्मक आवेश, या हम कह सकते हैं धनावेश, धनावेश। लिखिए, देखिए किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण
किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों की किसके कारण? कमी के कारण जो उत्पन्न आवेश होगा उसको क्या कहेंगे? धन आवेश कहेंगे। क्या कहेंगे? धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। मतलब यदि कोई पदार्थ है उसमें हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई है? कमी हो गई, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन जा कबूतर जा, कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं? चले गए हैं। तो हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, तो इसमें क्या आ गया? धनावेश। ठीक, अगला हेडिंग ऋणावेश। दूसरा क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। ऋणावेश लिखिए, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश ऋणावेश होता है। अरे बोलो, समझ में आया नहीं आया? बोलो, आया ना? ठीक, उत्पन्न आवेश क्या होता है? ऋणावेश होता है। उत्पन्न आवेश क्या होगा? ऋणावेश होगा। उत्पन्न आवेश क्या होगा? बोलो, क्या होगा? ऋणावेश होगा। क्लियर? ठीक, हमने ये देखा धनावेश क्या होता है। यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करें? निकल गए, तो क्या हो गया? हमने कहा कि ये धनावेशित हो गए। और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन आ गया इसमें, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो मतलब क्या हो गया? ये कुछ कर्जा हो गए। मान लीजिए इन्होंने लोन ले लिया बैंक से, और कर्जा माफ का केवल कागज में, बयान में, न्यूज में चल जा रहा है कि कर्जा माफ हो गया, और कर्जा बेचारे का माफ वास्तव में नहीं हुआ। ये जो राजनीति है वो लागू हो गया। तो केवल ये कर्जा लिए थे, लेकिन तो ये कैसे कहलाएंगे? ऋणावेश कहलाएंगे। भले इस समय इनका द्रव्यमान ज्यादा हो, ये कहें कि भैया हम तो ज्यादा हैं, लेकिन ये वास्तव में क्या है? कर्जा है। जैसे देख लीजिए, बहुत लोग जब ले लेते हैं 10-20 हज़ार रुपये, 50-60 हज़ार, 1-2 लाख ले लिए और कह रहे हैं देखिए मुझे, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। अब वो उस समय भले दिखा लेते हैं मेरे पास पैसा है, लेकिन वह एक्चुअली क्या है? वो कर्जा है। और जो दे देते हैं वो थोड़ा गरीब भले दिखे, लेकिन वो क्या है? किसी को दे रखे हैं। ठीक, तो इसमें दो चीज समझ में आ रही है। एक नोट पॉइंट आप लोग लिखेंगे कि लिखे, नोट पॉइंट लिखिए,